आगे बढ़ते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमारे लिए। और नया चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। आपको एक टास्क दिया गया कि एक प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम में हर एम्प्लॉय की सैलरी को स्टोर करना है। अब मान लीजिए पहले एम्प्लॉय की सैलरी मैंने S1 वेरिएबल में स्टोर करी और माना पहले एम्प्लॉय की सैलरी कर दी मैंने 10,000। फिर दूसरा एम्प्लॉय आ गया, उसकी सैलरी भी स्टोर करने को कहा गया, तो एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दी मैंने दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी। दैट मीन्स फॉर ईच एम्प्लॉय वी आर क्रिएटिंग ए सेपरेट वेरिएबल टू होल्ड द सैलरी। अब मान लो आपसे कहा जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो हमने कहा वैसे तो फिक्स नहीं होते, बट किसी पॉइंट पर अगर मान लें, माना इसके अंदर अभी 100 एम्प्लॉयज हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 100 एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर। तो अब इट मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट 100 वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम। लग तो ऐसे ही रहा है। पहली प्रॉब्लम तो सर आनी शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम है? एज ए प्रोग्रामर वी नीड टू मेंटेन 100 वेरिएबल्स। वेरिएबल के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, प्रोग्राम की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ तक तो फिर भी चलो किसी तरह से कर लेंगे मैनेज। मान लो ये MNC कंपनी होती और उसमें 10,000 एम्प्लॉय होते, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं 10,000 वेरिएबल बनाइए? हमने कहा अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसके हिसाब से तो यही करना पड़ेगा। चलो, अब अगली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि जब बहुत सारे वेरिएबल्स पे काम करना है तो उनको मेंटेन करना, प्रोग्राम में क्रिएट करना, उनके नाम याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए मुझसे कहा गया सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है ये बताओ। अब हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालूं मैं? कंपैरिजन करो। अगर आप याद करो तो मैंने आपको एक इफ एल्स असाइनमेंट दिया था। उसमें ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री। तीन है, तीन में ग्रेटेस्ट बताओ। सर वो तीन वाला ग्रेटेस्ट आपने क्लास में कराया तो था, और जब कराया था तो हमने देखा था उसमें कई सारे इफ एल्स लगाए गए थे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आई गेस तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा था, चौथा था? ये है नहीं, ये था। ये क्वेश्चन देखो, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री वाला क्वेश्चन है ये। तो सोचो तीन में से बड़ा कौन है निकालने के लिए इतना कोड लिखना पड़ा। अब अगर आपसे कहा जाए 100 में से बड़ा कौन है निकालो, तो सर बहुत इफ एल्स लगाने पड़ेंगे। कहाँ तक लगाएंगे ऐसे इफ एल्स इतने? हमने कहा ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे लोएस्ट सैलरी निकालो, एवरेज सैलरी निकालो, टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं अब वो हमें फेस करनी पड़ेंगी। अगर हमें कोई एक नया तरीका नहीं बताया गया तो ये सारी चीजें कागजों में तो पॉसिबल लग रही हैं, प्रैक्टिकली हमारा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएंगी, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल पर इफ एल्स कैसे कोई लगाएगा, कितने वेरिएबल कैसे मैनेज करेगा प्रोग्राम में। तो उसका एक तरीका पाइथन ने हमें दिया, और उस तरीके को अगर हम रियल लाइफ एनालॉजी से जोड़ दें तो वो तरीका समझना समझाना आसान हो जाएगा। क्या तरीका है वो, उसको देखते हैं।
मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो मेरे पास आया पाइथन पढ़ने के लिए। मैंने उसे 10 बजे का टाइम दे दिया कि सुबह आ जाना 10 बजे पढ़ने के लिए। अब एक और स्टूडेंट आया, कह रहा सर मुझे भी पाइथन पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है, आप 11 बजे आ जाना पढ़ने के लिए। तो सर ऐसे अगर आप टाइम दोगे तो आप 24 स्टूडेंट ही पढ़ा पाओगे कागजों पे। प्रैक्टिकली तो आप 8-10 ही पढ़ाओगे, 24 घंटे तो पढ़ा नहीं सकते। 8-10 घंटे आपका जो जॉब आवर्स होंगे उतने ही पढ़ा सकते होगे। ठीक है, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होगा आप। तो अब हमने कहा इसका सोल्यूशन क्या है। हमने कहा इसका सोल्यूशन ये है कि यार मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाना चाहता हूँ और अपना टाइम बचाना चाहता हूँ, तो मैंने एक बैच बना लिया। और वो सारे स्टूडेंट जिनको पाइथन पढ़नी है, .NET जावा वाले नहीं, जिनको पाइथन पढ़नी है, उन सारे स्टूडेंट को एक बैच में रख दिया। अब बैच को मैंने टाइम दे दिया 6 बजे। अब जिसको पाइथन पढ़नी है 6 बजे, वो इस वाले बैच में ज्वाइन हो जाएगा। मेरे एफर्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ना लगा कर अब मैं अपने एफर्ट्स को कहाँ लगा रहा हूँ, बैच पे लगा रहा हूँ। इसमें जो आएगा वो पढ़ के जाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पढ़ेगा। तो मेरा काम है बैच को पढ़ाना, बैच को मैनेज करना। ऐसे ही पाइथन से हमने एक सोल्यूशन मांगा कि जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हों, A = 10, B = 20, ऐसे करके ढेरों वेरिएबल है ना, खत्म ही नहीं हो रहे हैं वेरिएबल। इन सारे वेरिएबल को अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो आप अलग अलग मत बनाओ। आप क्या करो, एक बैच बना लो। तो पाइथन के अंदर भी बैच बनाया जा सकता है और उस बैच के अंदर सारी वैल्यू को ऐड कर दो, 10, 20, 30, और इस पूरे बैच का एक नाम दे दो, मान लो एक्स। अब आपको हजारों वेरिएबल के नाम याद नहीं रखने हैं, अब आपको बस एक ही वेरिएबल याद रखना है एक्स नाम का, क्योंकि ये बैच का नाम है। और इसी के अंदर हजारों लाखों वैल्यू आप अपनी चाहें तो स्टोर कर सकते। ठीक है, अब फाइनल समरी जो अब पिछले हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं उसकी ये, कि अभी तक जो आपने हमें वेरिएबल्स पढ़ाए थे, वो वेरिएबल्स जिन डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते थे, उनमें एक बार में एक ही वैल्यू आने का प्रावधान है। अगर मैं इसमें दूसरी वैल्यू रखूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स में पुरानी वाली भी रखी रहे और नई वाली भी आ जाए। एक बार में एक ही वैल्यू वेरिएबल में आती है, बदलते ही पुरानी वाली चली जाती है और लेटेस्ट वाली रहती है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ऐसे वेरिएबल बनाना सीखेंगे जिनका डेटा टाइप ऐसा होगा जिसमें एक साथ कई वैल्यू स्टोर हो सकती, जितनी चाहें उतनी वैल्यू एक ही वेरिएबल में आप अपने क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे डेटा टाइप जो सिंगल वैल्यू को ही मेंटेन करते हैं, उन सबको स्केलर डेटा टाइप कहा जाता है। यानी कि अगर मैं डेटा टाइप को थोड़ा सा और क्लासिफाई कर दूं, है ना, डेटा टाइप्स को अगर मैं क्लासिफाई कर दूं तो पहले होते हैं स्केलर टाइप्स। स्केलर टाइप्स वो होते हैं जो एक बार में एक वैल्यू ही मैनेज करते हैं। ठीक है, स्टोर वन वैल्यू एट ए टाइम, एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, इनको जनरली हम लोग स्केलर टाइप्स के नाम से जानते हैं। एक बार में एक वैल्यू आती है। दूसरा है जिनको बोलते हैं कंटेनर टाइप्स। कंटेनर टाइप्स वो होते हैं स्टोर 0 to n वैल्यूज, मतलब कुछ नहीं है तो भी चलेगा। n वैल्यूज, n की संख्या कोई इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती, कोई फाइनाइट नंबर ही होना चाहिए। अगर मैं इनफाइनाइट लिखता तो यहाँ पर इनफाइनाइट ही लिखता ऐसे करके। तो जब n लिखा जाता है तो n एक फाइनाइट नंबर होता है, अदरवाइज इनफाइनाइट ही लिखा जाएगा। तो 0 to n वैल्यूज एट ए टाइम, एक साथ
जीरो से लेके एन वैल्यू तक इनके अंदर स्टोर हमारी हो सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा है कंटेनर टाइप्स का। रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज सिंगल यूनिट, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए सिंगल यूनिट कॉल्ड बैच। तो बैच क्या है? ग्रुप ऑफ वैल्यूज या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक सिंगल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी वैल्यूज को एक सिंगल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए कंटेनर टाइप्स का कॉन्सेप्ट आता है। रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज सिंगल यूनिट। कौन कौन से हैं? लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, एटसेट्रा। So these are the some commonly used container data types. You can store multiple values in a list और टपल और सेट और फ्रोजन सेट और डिक्शनरी। अब इनमें से किसका यूज करना है डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। We can easily implement following operations: searching, sorting, minimum, maximum, average। तो अगर आप बहुत सारी वैल्यूज में छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं या सबसे बड़ी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। कंटेनर टाइप्स के थ्रू इजीली इस काम को किया जा सकता है। एक कंटेनर में बहुत सारी वैल्यूज रखी हैं, आपको उन सब का सम निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मैनुअली प्लस प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरेज निकालना बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह के और भी ऑपरेशन हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। शुरू करते हैं लिस्ट। लिस्ट के अंदर जब बहुत सारी वैल्यूज हमारी आती हैं तो लिस्ट ने ये फैसिलिटी दी कि वो वैल्यूज डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम अपने वाले सिनेरियो को कंसीडर करें तो हमारे वाले सिनेरियो में आप बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी लिस्ट में स्टोर करना चाहते थे। तो ऐसा हो सकता है कि दो एम्प्लॉय की सैलरी सेम हो। तो अगर लिस्ट के अंदर दो वैल्यू आप रखते हैं जो कि सेम है तो अलाउड है।
तो लिस्ट का पहला पॉइंट यही है कि लिस्ट एक ऐसा कंटेनर है जो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। इसका मतलब है कि इन सब में इस तरह से अलग अलग फीचर होंगे, इनमें से कोई ऐसा होगा जो मना कर देगा कि नहीं मेरे अंदर तो यूनिक वैल्यूज आती हैं, डुप्लीकेट वैल्यू आ ही नहीं सकती। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो पहले लिस्ट को पढ़ रहे हैं तो पहले लिस्ट को समझ लेते हैं कि लिस्ट डेटा टाइप में क्या कहा जाता है। तो सर ये सब डेटा टाइप ही हमने कहा, ये सब डेटा टाइप है। इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, these are the data types, but we can categorize all these data types into two major categories. First one is your scalar data type, second one is container data type. तो अभी तक हम लोग जो जानते थे थोड़ा बहुत वो इनके बारे में जानते थे। जो आज से हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कंटेनर डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अगर लिस्ट में मान लीजिए मैंने बहुत सारी वैल्यूज रख दी, तो क्या मुझे हमेशा सारी वैल्यूज पे ही काम करना पड़ेगा? मैं लिस्ट में से कोई सिंगल वैल्यू पे काम करना चाहूं तो नहीं कर सकता? आंसर है यस, आप कर सकते हो। तो कैसे लिस्ट के अंदर से कोई सिंगल वैल्यू मैं लेकर आऊंगा? तो सेम वही तरीका है जो हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यूजिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो यानी कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है, जिसका फायदा है कि आप पूरी लिस्ट पे काम ना करके उसके अंदर से सिंगल वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज को निकाल कर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोर्ट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, दैट मीन्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इसमें भी होगा। उसके बाद हमने अभी लास्ट चैप्टर स्ट्रिंग कंप्लीट किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग में हम चेंज नहीं कर सकते थे। अगर हम कोई भी स्ट्रिंग पर ऑपरेशन करते तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती थी। तो क्या लिस्ट के साथ ऐसा है? क्या हम लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? कौन कौन से कर सकते हैं वो भी नहीं पता, लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो क्या लिस्ट में चेंज हो जाएगा या हर बार नई लिस्ट बनेगी? तो आंसर आया, इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है? मॉडिफाइबल, मतलब चेंज हो जाती है। अनलाइक स्ट्रिंग कि जब भी कुछ करोगे नई स्ट्रिंग बन जाती थी, लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी चेंज करोगे तो उसी लिस्ट में हो सकता है। इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। ऑर्डर ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ वैल्यूज का मतलब यहां पर है कि मान लीजिए मैंने कोई लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में पहली वैल्यू 10 रख दी, दूसरी वैल्यू 5 रख दी, तीसरी वैल्यू 20 रख दी, चौथी वैल्यू -5 रख दी। अब मैं इस लिस्ट से कहूंगा लाओ मुझे अपनी वैल्यू दिखाओ, तो जो वैल्यू मैंने सबसे पहले रखी थी आउटपुट में सबसे पहले वही दिखेगी। फिर जो दूसरी रखी थी वो दूसरे नंबर पर दिखेगी। तो एक तो ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा क्रम, बड़े से छोटा क्रम। एक होता है हमारा डिफॉल्ट ऑर्डर। डिफॉल्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस क्रम में वैल्यू रखी जाए उसी क्रम में आउटपुट में दिखेंगे, अनऑर्डर्ड, रैंडम नहीं होंगे। तो कुछ कंटेनर टाइप ऐसे हैं जिनमें वैल्यू हम रख दें और जब आउटपुट देखेंगे तो रैंडम ऑर्डर में आती है, कभी भी कोई वैल्यू किस नंबर पे आ सकती है। बट लिस्ट में ऐसा नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ वैल्यूज।
अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सर एक बैच आप बना रहे हो, इसमें एक बच्चा रख दिया पाइथन पढ़नी है, दूसरा आ गया उसको पाइथन पढ़नी है, अच्छा एक और आ जाए जो कह रहा है मुझे जावा पढ़नी है, तो इसको इस बैच में ऐड करना सही होगा? हमने कहा शायद सही नहीं होगा। जब तक थ्योरी चल रही है, ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन होते हैं पाइथन में और जावा में, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो कॉमन होते हैं, तब तक तो इसको समझ में शायद आता रहे। अब कोई ऐसा टॉपिक मैं पढ़ाने लगूं जो पाइथन में तो होता है बट जावा में नहीं होता है, तो ये तो एरर दे देगा, इसको तो समझ ही नहीं आएगा कुछ क्या पढ़ा रहे हो सर ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अलग अलग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को इकट्ठा करके बैच बनाओ, तो वो बैच 100% सही नहीं हो सकता। कुछ मामलों में सही हो सकता है, कुछ मामलों में वो बैच सही नहीं बनेगा। सेम कहानी यहां पर है कि अगर आपने एक लिस्ट बनाई, उसमें इंटीजर रख दिया, फिर एक फ्लोट रख दिया, एक स्ट्रिंग रख दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली कंटेनर टाइप्स का कहना यह है कि हमारा फायदा 100% आप तभी उठा पाओगे जब सारी वैल्यू एक जैसे टाइप की हैं। अगर आपको एक लिस्ट के अंदर वैल्यू रखनी है तो सारी इंटीजर रखो, और अगर फ्लोटिंग रखनी है तो सारी फ्लोट रखो, और अगर स्ट्रिंग रखनी है तो सारी स्ट्रिंग रखो। फिर एक में मिक्स मत करो। कई मामलों में अगर मिक्स कर दोगे तो लिस्ट शायद बिना एरर के आउटपुट दे, और कई मामलों में एरर आ जाएगी कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो जनरली रिकमेंड यही करते हैं कि लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। सेम और सिमिलर में डिफरेंस हो जाता है। सेम और सिमिलर, यहां पर लिस्ट में ये फैसिलिटी है कि अगर दो अलग अलग टाइप हैं, भले ही वो डिक्टो सेम नहीं है लेकिन वो कंपैटिबल हैं, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंटीजर और फ्लोट की बात करें, तो इंटीजर और फ्लोट आपस में कंपैटिबल होते हैं। कंपैटिबल का मतलब है आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 बड़ा है 1.5 से, चल जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते क्या हाई बड़ा है 10 से, ये एरर आ जाएगी, कंपेयर ही नहीं हो सकते। तो इंटीजर के साथ फ्लोट का ग्रुप तो बनाया जा सकता है, दैट इज नोन एज सिमिलर टाइप। सेम का मतलब होता है इंटीजर ही आएगा, फ्लोट आ ही नहीं सकता। तो पाइथन का इतना रिजिड नहीं है। सिमिलर टाइप की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो जिनका कंपैरिजन किया जा सकता हो। ठीक है। ओनली तो नहीं लगाना चाहिए। सिमिलर टाइप वैल्यूज रिकमेंडेड। अच्छा, जिन लोग सी जावा सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए एक वर्ड, इसी टॉपिक को वहां पर एरे के नाम से पढ़ाया जाता है। एरे का मतलब भी यही होता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज के कलेक्शन को एरे कहते हैं। लेकिन वहां पर रूल है सेम टाइप का होना चाहिए, सारी वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए, सारी वैल्यू यही होनी चाहिए बराबर। अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर एक बैच में अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐड करे हैं, कितने कर सकते हो, कोई लिमिट है? हमने कहा देखो मैं अपनी लिमिट बता सकता हूँ। मुझे जो क्लासरूम दिया गया बैठने के लिए, उसमें 60 की कैपेसिटी है, तो फिजिकली एक बार में 60 स्टूडेंट क्लास में बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। जो हमने जूम का लाइसेंस ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लिया हुआ है, ये 100 का ले रखा है, तो एक साथ 100 स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। 101 में आएगा तो ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा, वो एरर आती रहेगी उससे। तो टोटल 160 बच्चे मैक्सिमम मैं एक बैच में अपने पढ़ा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। इतनी कैपेसिटी है जो मुझे दी गई है। ठीक है। अब सेम कहानी लिस्ट से पूछी गई कि लिस्ट आपके अंदर जो वैल्यूज आएंगी कितनी आ सकती हैं। एरे में क्या होता था, सी में हमें बताना पड़ता था साइज एरे का, तो उतनी ही आएंगी, फिर उससे कम ज्यादा नहीं। लिस्ट ने कहा कि ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है पहले से फिक्स नहीं है कि मेरे अंदर कितनी वैल्यू आएंगी। आप मेरे अंदर 100 वैल्यू रख दो, अगर जगह है रैम के अंदर तो 100 आ जाएंगे। 10,000 रख दो,
जगह रैम के अंदर है तो 10,000 भी आ जाएंगे। तो पहले से संख्या नहीं बता सकते कि लिस्ट में इतनी वैल्यू आ सकती है। ये क्या है, डायनेमिक है। तो लिस्ट में कितनी वैल्यूज आएंगी ये डायनेमिक होता है, साइज पहले से डिसाइड नहीं हो। जिन लोगों ने फिर से सी जावा पढ़ रखी है उनके लिए, स्पेशली सी वालों के लिए, बिहाइंड द सीन कैलॉक मैलॉक लाइब्रेरी यूज हो रही होगी। यानी कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जो पढ़ते थे सी में, मैलॉक कैलॉक का यूज करके उस तरह का कॉन्सेप्ट, कुछ लिंक लिस्ट जैसा कॉन्सेप्ट है ये वाली लिस्ट। तो इसका नाम लिस्ट जो रखा गया है वो लिंक लिस्ट का जो नेचर होता है डायनेमिक वाला सी में, उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। तो मैं आसान भाषा में लिख दे रहा हूँ, डायनेमिक इन साइज। ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि लिस्ट में कितनी वैल्यूज, कितनी का आंसर फिक्स नहीं है, डायनेमिक है। मेरे लैपटॉप में 40 GB रैम लगी है, तो उस हिसाब से लिस्ट जब बनेगी तो ज्यादा संख्या आ सकती है। आपके लैपटॉप में 4 GB रैम लगी है, तो उसके हिसाब से आपका लिस्ट जब क्रिएट होगी तो अकॉर्डिंगली उसको मेमोरी मिलेगी, और उतनी मेमोरी के हिसाब से उसमें वैल्यू आ सकती है। ठीक है, एक पॉइंट और, उसके बाद फिर कोड बनाएंगे। इट इज इटरेबल। अब आप इसको आई ट्रेबल प्रोनाउंस करो या इटरेबल प्रोनाउंस करो, वो आपकी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग इसे आई ट्रेबल प्रोनाउंस करते हैं, तो पहला लेटर आई है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे इटरेबल प्रोनाउंस करते हैं। तो सर का मतलब क्या है, इसका मतलब ज्यादा जरूरी है रादर देन प्रोनाउंसिएशन, दोनों ही सही है। इसका मतलब है कि मैं लिस्ट को फॉर लूप में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो जब अभी कोड लिखेंगे तो दोबारा इस बात को समझा देंगे, अभी लिख देते हैं। तो किसी भी चीज के अंदर से वन बाई वन एक एक वैल्यू निकाली जा सके फॉर का इस्तेमाल करके, ना कि वाइल का इस्तेमाल करके, सिर्फ फॉर का इस्तेमाल करके, तो उस चीज को हम इटरेबल कह देते हैं। अब बात आती है कि सर इसका सिंटेक्स क्या होगा, क्या लिखने से लिस्ट क्रिएट होती है, देखने में लिस्ट कैसी होती है। तो आंसर आया, जितने भी ये कंटेनर डेटा टाइप्स हैं इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हर कंटेनर टाइप का एक सिंबल होगा, जिसको देखकर आप जल्दी पहचान लेते हैं कि अच्छा ये वाला डेटा टाइप है। तो अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का जो सिंबल है वो आपकी जान पहचान का है। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को लिस्ट कहा जाता है। लेकिन अगर आप लास्ट टू लास्ट क्लास याद करें तो मैंने इस सिंबल को एक ऑपरेटर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था उस ऑपरेटर का? सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर। सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है, इसको सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर कहा जाता है। तो अब पाइथन में इस बात की आदत हमें डाल लेनी चाहिए। किस बात की आदत डाल लेनी है कि एक ही ऑपरेटर के पाइथन में कई सारे मीनिंग हमारे हो सकते हैं। जैसे शुरू करें इस खेल को प्लस से। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये क्या करता है, प्लस सिंबल क्या करता है? तो एक बोलेगा सर ये दो नंबरों को जोड़ देता है गणित के हिसाब से। दूसरा बोलेगा नहीं सर ये जोड़ेगा नहीं, अगर मैंने इसको ऐसे दे दिए तो अब कॉन्केटिनेशन कर देगा। यानी कि यही प्लस हमारा अर्थमेटिक करता है और यही प्लस हमारा कॉन्केटिनेशन करता है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि एक ही सिंबल के पाइथन में एक से ज्यादा मीनिंग हमारे होंगे।
प्लस उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है जो पाइथन में दिखाई दे। अब इसी तरह से एक और आ रहा है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को आप कब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहेंगे और कब स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को लिस्ट कहेंगे, जरूर इसका कुछ ना कुछ तो एक आइडिया हमें दिया ही जाएगा। वो क्या आइडिया है वो देखते हैं, वो क्या क्लैरिटी है वो देखते हैं। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को एक प्रीफिक्स के साथ यूज करते हैं, प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज के जस्ट बिफोर कुछ लिखा होना, उसमें कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, कोई इक्वल टू नहीं आना चाहिए, कोई डॉट नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी चीज के जस्ट बिफोर कुछ लिखा है बिना स्पेस, बिना डॉट, बिना इक्वल टू के, तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट को एक प्रीफिक्स के साथ यूज किया जाता है तो इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। और जब स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को बिना प्रीफिक्स के साथ यूज किया जाता है तो इसको लिस्ट कहा जाता है। तो अभी हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट। अब लिस्ट को आप चाहें तो किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हैं, ठीक है। इन जनरल इस तरह से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर है अगर उस पर प्रीफिक्स लगाए, और अगर उस पर कोई प्रीफिक्स नहीं लगाए तो वो हमारा लिस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हम सिंटैक्स की बात करें तो ये हमारा लिस्ट का सिंटैक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इस लिस्ट को आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूंगा। तो ये हमारा वो वेरिएबल है जिसमें लिस्ट को आप क्या करेंगे, स्टोर। इस तरह की जो लिस्ट बनी इसमें कोई वैल्यू इनिशियली नहीं है। अगर आप चाहते हैं नहीं सर इनिशियली हमें कुछ वैल्यू रखनी है, तो आप अपनी वैल्यू को कॉमा लगा के लिख सकते हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ऐसे करके जितनी वैल्यू आप लिखेंगे कॉमा लगाकर लिखेंगे। कॉलॉन का कोई टॉपिक नहीं है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलॉन नजर आ गया, कॉलॉन, तो फिर से साइन हो गया, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, ठीक है। लिस्ट में अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो उसमें कॉमा आता है वैल्यू के साथ, कॉलॉन नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा तीसरा तरीका है, अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो पाइथन में लिस्ट नाम का एक फंक्शन भी होता है। आप इसका यूज करके भी क्या बना सकते हैं, लिस्ट को बना सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं जो फिलहाल अभी मैंने आपको नहीं बताए हैं। हमें पाइथन का इतना लंबा सफर तय करना है तो हमारे एक ही सिंबल को 5 5 10 10 बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। तो जब पूरी पाइथन खत्म हो जाएगी और फिर आप जब रिकॉल करेंगे तब आपको पूरा एक समरी समझ में आ जाएगी, अच्छा ये सिंबल का यूज यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस सिंबल को ये कहते हैं, यही सिंबल यहाँ यूज होगा तो इसको ये कहेंगे। कहाँ से लाएंगे और सिंबल इतने नए नए, अब प्रोग्राम में आ जाते। प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। मैंने लगभग 35 मिनट आपके ले लिए, इतनी देर में तो पूरी लिस्ट खत्म हो सकती थी। कि कोड में चीजें लिखना इज नॉट ए बिग डील इन पाइथन लैंग्वेज, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो है क्या, उसका मीनिंग क्या है वो समझना, ये मेजर टास्क होता है। चलो, तो अब मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर बन गई लिस्ट, हमने कहा बन गई, कोई एरर वैरर हमने कुछ नहीं आएगी, प्रिंट भी नहीं होगी। प्रिंट तब होती जब प्रिंट लिखा होता।
ठीक है। अब मैं इस लिस्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ तो एल आई नाम दे दो, एल आई माने लिस्ट, आई दे दो, जे दे दो, के दे दो, नाम तो कुछ भी दे सकते हो। अब मुझे पहले ये आपको समझाना है कि एल आई वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो ऐसा करने के लिए टाइप फंक्शन को हमें पढ़ाया गया था। हम टाइप फंक्शन का यूज करके किसी वेरिएबल का डेटा टाइप निकाल सकते हैं। तो लिस्ट नाम से डेटा टाइप हमारा आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इनिशियली आप लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में कुछ वैल्यूज डाल दें। तो मैंने लिख दिया 10, 20, 10, फिर 50, फिर 0, फिर 6, फिर 10। अब यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स थ्योरी वाले प्रैक्टिकली समझाता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि जब आप लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं। तो 10 मैंने इंटेंशनली 3 बार रखा है, 3 बार ही काउंट होगा। उसके बाद जिस क्रम में वैल्यू मैंने स्टोर करी है, जब आप लिस्ट को आउटपुट में प्रिंट होते हुए देखेंगे तो इसी क्रम में वैल्यूज आपकी आएंगी। पहले 10, फिर 20, फिर 10, फिर 50, फिर 0, फिर 6, फिर 10। ठीक है, और ये हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है और जिस क्रम में रखी थी उस क्रम में आ रही है। उस थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि भाई ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर सपोर्ट करता है। थोड़ा ध्यान से, मैं इस बात को प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूं कि लिस्ट में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज होता है। तो अभी बताओ, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जब मैंने आपको स्ट्रिंग के साथ पढ़ाया था तो यहां पर स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा था। ठीक है, अब मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर आपको किसके साथ पढ़ा रहा हूँ? लिस्ट के साथ। तो प्रीफिक्स में किस टाइप का वेरिएबल यूज करना है मुझे? लिस्ट टाइप का। मैंने उसका नाम एल आई रखा है तो एल आई रखो। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना होता है? इंडेक्स। अब सर इनका इंडेक्स क्या होगा? पाइथन में अगर किसी भी डेटा टाइप के अंदर इंडेक्सिंग है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। सेम उसी तरह से जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपको पढ़ाई गई थी। इट विल बी लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब अगर आप इस लिस्ट से फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स डाल दो। अब जो पहली वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और चाहें तो सीधा उसे प्रिंट करा सकते। तो यहां पर हम लिस्ट पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाकर इस काम को कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -1 तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? 10। तो स्लाइसिंग हमने कहा, बताओ ये स्लाइसिंग क्या करेगी? लिस्ट को रिवर्स कर देगी। बट ध्यान रखना, जब लिस्ट रिवर्स हो रही है तो डजंट मीन कि सेम लिस्ट में चेंज हो गया। इसका मतलब है एक नई लिस्ट बन जाएगी, पुरानी वाली लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये मत करना लिस्ट तो मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई हो जाती है का मतलब है कि कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो उसी लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन सारे ऑपरेशन नहीं है। जैसे अगर मैं लिस्ट पर ये स्लाइसिंग करूं तो हमेशा स्लाइसिंग से एक नई लिस्ट क्रिएट होगी। भले ही जिस चीज की स्लाइसिंग हो रही है वो मॉडिफाई हो या मॉडिफाई नहीं होता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमेशा स्लाइसिंग से एक नई हमारा डेटा टाइप क्रिएट होता है। अब इसे प्रिंट कराओ, ज्यादा बेटर है। एल आई जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे के प्रोग्राम में आप प्रिंट करो। ठीक है, तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होती है,
ये बात हमारी समझ में आ गई। अब ये वाला पॉइंट देखो कि भाई ये इटरेबल है। एक काम करते हैं, प्रिंट में एक डैश डैश पहले प्रिंट करा के, उसे पता चले आगे क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था, तो मैंने आपसे ये कहा था उस दिन कि फॉर लूप हम आखिरी क्लास तक पढ़ते ही रहेंगे। जिस दिन मैंने फॉर लूप पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको फॉर लूप का सफर शुरू कराया था रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बनाकर। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं इसके। फिर आज आपसे मैंने कहा कि आप फॉर लूप को लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। तो किसी भी लिस्ट से एक एक वैल्यू बाहर निकालनी है बिना इंडेक्स पे जाए हुए। इंडेक्स पे जाके तो आप निकाल ही सकते हो, 0 पर ही है, 1 पर ही है। तो अगर आप बिना इंडेक्स की हेडक लिए हुए एक एक वैल्यू को निकालना चाहते हो, फॉर लूप को दे दो लिस्ट, एक एक वैल्यू आपके पास आती जाएगी और लूप उतनी बार चलेगा जितनी लिस्ट के अंदर वैल्यूज होंगी, एक एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप उसे देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा लिस्ट इटरेबल है, दैट मीन्स फॉर लूप का यूज करके एक एक वैल्यू को निकाला जा सकता है। डन, ये भी डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला पॉइंट रह गया है, ये वाला पॉइंट रह गया है, और ये वाला पॉइंट रह गया है। 4 पॉइंट अभी लिस्ट के हमारे रह गए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं जो मुझे आपको पढ़ानी होंगी। क्या जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट में हम ये काउंट कर सकते हैं कितनी वैल्यूज हैं। लिस्ट पर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो क्या हम लिस्ट में स्ट्रिंग की तरह लेंथ पता कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर भी कितनी वैल्यूज हैं। आंसर है यस। लेंथ फंक्शन को आप यहां भी यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अलग प्रोग्राम बना लेते हैं इस काम को करने, जिसमें हम स्पेसिफिक उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्या चाहते हो, हमें ये बताओ लिस्ट की लेंथ क्या है। तो मैंने लेंथ फंक्शन कॉल किया, लिस्ट पास कर दो। तो लेंथ फंक्शन तो सर स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। तो लेंथ फंक्शन कह रहा है मैं स्ट्रिंग की भी निकालता हूँ और किसी भी कंटेनर डेटा टाइप की निकाल दूंगा, लिस्ट की भी निकाल दूंगा, टपल की भी निकाल दूंगा। कोई भी कंटेनर डेटा टाइप की लेंथ अगर आपको निकलवानी तो लेंथ फंक्शन से निकाल सकते। ठीक है, अब इससे मुझे क्या मिल जाएगी, इससे मुझे लेन मिल जाएगी। एलन वेरिएबल में स्टोर कर लो या सीधे प्रिंट कराना चाहो तो सीधे प्रिंट करा लो। कितनी लेंथ, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे इस लिस्ट की सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, आंखों से देख के पता चल रहा है कौन सी है, 50। लेकिन सर आंखों से नहीं देखना है, हमें कोड से पता करना है। तो हमने वो पढ़ा था इफ एल्स का असाइनमेंट, 3 में से बड़ा निकालना है, इफ एल्स बहुत लगाने पड़े थे। तो अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज एक लिस्ट में रखी हुई हैं और उसमें से बड़ी वैल्यू निकालनी है तो आपको इफ एल्स नहीं लगाना है, क्योंकि पाइथन के अंदर मैक्स नाम का एक फंक्शन होता है। मैक्स फंक्शन कह रहा लाओ मुझे कंटेनर दे दो, उस कंटेनर में जितनी वैल्यूज हैं मैं अपने आप उनमें इफ एल्स लगा लूंगा, और इफ एल्स लगाकर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको दे दूंगा। तो मैंने इसको अपना लिस्ट कंटेनर दे दिया। अब मैक्स फंक्शन क्या करेगा, अपने अंदर से इफ एल्स लगाकर इस लिस्ट की सबसे बड़ी वैल्यू जो भी आएगी मुझे दे देगा। मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके अपना प्रिंट कर लेता हूँ। 50 आ रही, सही तो आ रही है, ये तो है सबसे बड़ी वैल्यू। अब सोचो अगर सबसे बड़ी वैल्यू निकाली जा सकती है तो सबसे छोटी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। और अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं उस फंक्शन का नाम क्या है, तो क्या नाम होना चाहिए उस फंक्शन का, फिर मेन फंक्शन होना चाहिए, जो आपको लिस्ट से जो सबसे छोटी वैल्यू है इफ एल्स लगाकर आपको दे देगा। ठीक है, और अगर मुझे इस लिस्ट की जितनी वैल्यूज हैं
उन वैल्यूज का सम चाहिए। मान लो ये पहले एम्प्लॉय की सैलरी है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, जितने भी एम्प्लॉयज है सबकी सैलरी का सम चाहिए मुझे। तो आपको प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो सम फंक्शन के अंदर आपको अपनी लिस्ट पास करनी है। सम फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट की सारी वैल्यू को अर्थमेटिक मैनर में जोड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो लाकर आपको दे देगा, ठीक है। तो कोई भी रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो अगर हम मैनुअली हिसाब किताब लगाएं, अगर लगा तो सकते हैं, कितना हो गया, 30, 40, 90, 96, 106। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पाइथन में एवरेज निकालने के लिए कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, फिर भी मुझे एवरेज इस लिस्ट की वैल्यू का निकालना है, तो कैसे निकाल सकते होगे? सम को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एवरेज निकल कर आ जाएगा। सम ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन लिस्ट डिवाइडेड बाई लेन ऑफ लिस्ट, इससे क्या आ जाएगा, आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो डायरेक्ट एवरेज फंक्शन हो सकता है बन जाए अगले वर्जन में, नहीं बनेगा तो दिक्कत नहीं है कोई, हम अपना इस काम को कर सकते। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे यहां पर इस लिस्ट के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यू को लगाना है, तो सी लैंग्वेज में 6 महीने लग जाते थे सॉर्टिंग सीखने में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एल्गोरिथम पढ़ाई जाती थी, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, पाइवट सॉर्ट, पता नहीं कौन कौन सॉर्टिंग पढ़ाते थे। तो यहाँ पर आप पढ़ तो सकते ही हो अगर आपको अपना बैकग्राउंड वो वाला है तो, अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन कह रहा है आप कहाँ लॉजिक लिखोगे अपने आप, लो मुझे ये लिस्ट दे दो, मैं इस लिस्ट को क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करके छोटे से बड़े क्रम में लगाऊंगा, लेकिन ऐसा करके एक नई लिस्ट बनाऊंगा। जो बनी बनाई लिस्ट है, बनी बनाई लिस्ट में कोई चेंज नहीं करूंगा, तो एक नई लिस्ट बन जाएगी जो असेंडिंग ऑर्डर में आपकी वैल्यू को स्टोर करती होगी छोटे से बड़े क्रम में। और अगर दो वैल्यू बराबर हैं तो वो ऑर्डर में एक साथ एक के बाद एक नजर आएंगे, 0, 6, 10, 10, 10, 20, 50, असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका लग जाता है। तो जब असेंडिंग में लग जाएगा तो आपका मन क्या करेगा, फिर डिसेंडिंग का भी करेगा। तो सॉर्टेड फंक्शन कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही करता हूं, और अगर थोड़ा सोचो तो मुझे जो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर की लाइन नंबर 19 पर मिली है, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो डिसेंडिंग नहीं हो जाएगा? तो आप रिवर्स करना जानते हो स्लाइसिंग से, लेकिन सॉर्टेड कह रहा है आप मुझसे चाहो तो मुझसे करवा लो। सॉर्टेड फंक्शन में सबसे पहले लिस्ट पास करेंगे, सेकंड नंबर पे हम पास करेंगे एक ऑप्शन रिवर्स इक्वल टू, इस ऑप्शन का मतलब है कि हम सॉर्टेड फंक्शन से कह रहे हैं भाई पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, और फिर उसको कॉलम कॉलम -1 वाली स्लाइसिंग करना, और हमें जो देना वो देना फाइनल करके, तो हमें जो मिलेगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर की मिलेगी सीधे। ये लो। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो हम लिस्ट में बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, एवरेज वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी आसानी से इस काम को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, याद रख पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लिखते हुए चलता है। ऑपरेशंस ऑन
जैसे मैंने स्प्रिंग पर 25 प्लस ऑपरेशंस पढ़ाए थे, ऐसे ही लिस्ट के अंदर भी 20 प्लस ऑपरेशंस हम लोग पढ़ सकते हैं। 5 6 तो पढ़ाई दिए मैंने। तो ऑपरेशंस ऑन लिस्ट की अगर हम बात करें, तो पहला ऑपरेशन यही हो गया हमारा, लेन वाला। रिटर्न्स नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर हमें लिस्ट पास करनी है। अब उसका नाम एल आई है, एल आई पास कर दो। उसका नाम ए है तो ए लिख दो। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट पास कर दो।
अब देखो यहाँ पर जो नोट है वो ये है, और ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि क्या लिस्ट में अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करी जा सकती हैं। जैसे ये इंटीजर है, और अगर मैं इसमें फ्लोट डाल दूं तो मैंने यहाँ डाल दिया डाई, कोई समस्या नहीं है। अगर लिस्ट में इंटीजर के साथ फ्लोट आ जाए तो ये कंपेरेबल हैं, इंटीजर और फ्लोट आपस में कंपेयर हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास आपका चलेगा। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में 0 के बाद डाई आएगा, फिर 6 आएगा। लेकिन अगर आप अपनी लिस्ट में यहां पर डाल दो, मान लीजिए नोएडा, तो लिस्ट बनाने तक कोई समस्या नहीं है, इस लाइन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज वेल। लिस्ट को प्रिंट करते समय भी कोई समस्या नहीं है, लिस्ट की लेंथ निकालते समय भी कोई समस्या नहीं है। समस्या है मैक्स फंक्शन में। मैक्स फंक्शन कह रहा है मैं आपके दी गई लिस्ट पर तभी काम कर पाऊंगा जब उस लिस्ट की वैल्यूज आपस में कंपेरेबल हो। अगर वो वैल्यू आपस में कंपेरेबल नहीं हुई तो मैं फेल हो जाता हूं, फिर मैं काम नहीं करूंगा। तो इस लाइन से पहले तक का तो सबको सही चलेगा, इस लाइन के बाद का कोड नहीं चलता, क्योंकि हमने ऐसा देखा है अक्सर कि जिस लाइन पर पाइथन में एरर आ जाती है उसके आगे का कोड फिर नहीं चलता। आगे भले ही सही लिखा है गलत लिखा है मतलब ही नहीं है, जब इसी लाइन पर एरर आ जाएगी तो आगे कुछ चलेगा ही नहीं। तो लिस्ट चल रही है, प्रिंट हो रही है, लिस्ट का बनना प्रॉब्लम नहीं है, लिस्ट की लेंथ निकालना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिहाइंड द सीन मैक्स फंक्शन कंपैरिजन करता है ग्रेटर ऑपरेटर लगा के। आप भी तो कर रहे थे इफ एल्स वाले असाइनमेंट में, ग्रेटर ऑपरेटर का यूज करके कौन बड़ा है। अब स्ट्रिंग और इंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, इंटीजर इंटीजर के साथ हो सकता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर के साथ नहीं हो सकता, इसलिए क्या आएगी हमारी एरर आएगी। अच्छा सर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मैक्स फंक्शन को कमेंट कर दूं, तो मेन ये भी मना कर देता है, बोला मैं भी तो कंपेयर करूंगा, मैं भी नहीं चलूंगा। इस बार मेन पर एरर आ गई। इसका मतलब ये जो फंक्शंस हैं आपके, अब अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, सम हमने कहा ये भी नहीं चलेगा, प्लस इन दोनों पर नहीं चलता। तो सर फिर हमने कहा फिर अब आप एवरेज भी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सम ही नहीं चलेगा। सॉर्टिंग ये भी मना कर देगा, सॉर्टिंग कह रहा है मैं भी तो कंपेयर ही करता हूँ, तभी पता चलता है मुझे कौन किससे छोटा था कौन किससे बड़ा था, कंपेयर तो मैं भी करूंगा अपने अंदर से, तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, तो सॉर्टेड फंक्शन फेल हो गया। इस तरह से अगर हम लिस्ट की बात करें और कोई हमसे पूछे कि भाई लिस्ट के अंदर क्या अलग अलग टाइप की वैल्यू आ जाती हैं, आंसर है यस, आ तो जाती हैं, बट रिकमेंड सिमिलर टाइप की वैल्यूज करी जाती हैं। अगर आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि आप मिन मैक्स सॉर्टिंग सम जैसे ऑपरेशन नहीं करने वाले हैं, तो आप लिस्ट में कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं है, प्रिंट सब हो जाते हैं, लेंथ सबकी निकल ही आती है, इंडेक्स लगा के एक एक के पास पहुंच सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शायद हम लिस्ट बना रहे हैं तो ऑपरेशन करने की सोचेंगे ही सोचेंगे, ऐसा सोचोगे तो फिर इस पॉइंट को ब्रेन में रखना है अपने। ठीक है। कुछ लैंग्वेज सी जावा वो रूल एक्सपोज करती हैं कि भाई सिम टाइप की रखनी ही पड़ेंगी, नहीं रखोगे तो हम बनने ही नहीं देंगे। पाइथन ने फिर भी आपको दो चार कदम चला दिया, जब ऐसा कुछ हुआ जिसमें प्रॉब्लम है तब एरर आई। जावा सी वाले तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, पहली लाइन पे बोलेंगे नहीं ये गलत है, स्ट्रिंग आ ही नहीं सकता, यहाँ पर सारी स्ट्रिंग रखो या सारी इंटीजर रखो तभी चलाएंगे, वरना आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने आपको इस लाइन का प्रैक्टिकल समझाना था। सिमिलर टाइप वैल्यूज आर रिकमेंडेड बट इट इज नॉट ए रूल, it is recommended if you are going to perform these type of operations like min max and sorting sum। चलो ये सारी बात हमारी समझ में आ जाती है कैसे ये सब चीजें हमारी हो रही हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है हमारा लिस्ट में, अगला ऑपरेशन लिस्ट में क्या आता है उसको देखते हैं।
मान लीजिए मेरे पास, अच्छा ये लिखना रह गया, नोट, min, max, sum, sorted functions, work well with similar type values and fail if values are not similar or comparable। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल नोट्स में लिख देते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपकी लिस्ट है और इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सारे फंक्शन चलेंगे। नहीं, टाइप पर काम किया जा रहा है, उसके अंदर क्या है आई गेस वो नहीं देखा जाएगा। या तो टाइप कन्वर्जन किया जाता हो बिहाइंड द सीन, तब तो चल जाएगा। तो अगर ये फंक्शंस हर वैल्यू का टाइप कन्वर्जन करते होंगे, तो शायद जो आप कहना चाहते हैं शायद चल जाएगा, है ना। बट मुझे लगता नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। नहीं, तो टाइप पे काम कर रहे हैं, भले ही अंदर आपने क्या लिखा है क्या लिखा से फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट कॉन्केटिनेशन। जैसे दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट प्लस से कर सकते हो, प्लस का तीसरा बिहेवियर, दो लिस्ट को भी आप कॉन्कैट कर सकते हो प्लस का यूज करके। तो दो लिस्ट होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, तीसरी लिस्ट आपकी बन जाएगी।
देखो, मान ला ए नाम से कोई लिस्ट है 10 20, बी नाम से लिस्ट है 30 40 50, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो जिस ऑर्डर में लिस्ट स्पेसिफाई करी गई है उसी ऑर्डर में सी के अंदर वैल्यूज आएंगी। तो सी में पहले 10 20 आएगा, फिर 30 40 50 आएगा। पहली लिस्ट ए, दूसरी लिस्ट बी में कोई चेंज नहीं है, वो जैसी हैं वैसे रहे होंगे। कॉन्कैटिनेशन से नई लिस्ट क्रिएट हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के अंदर पढ़ाया था मैंने कि अगर मैं किसी भी लिस्ट को उसी लिस्ट के साथ बार बार कॉन्कैट करना चाहूं तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉन्कैटिनेशन करने के लिए दो अलग अलग लिस्ट ही होनी चाहिए। एक ही लिस्ट को दो बार कॉन्कैट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही लिस्ट को दो बार क्या, 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार भी कॉन्कैट करो, कि मना थोड़ी है। कॉन्कैटिनेशन टू और मोर लिस्ट के साथ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी लिस्ट को उसी के साथ बार बार कॉन्कैट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है, लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई का यूज करो, जितनी बार कॉन्कैट करना वो संख्या लिख दो। तो इसका मतलब यही है जो इसका मतलब है, मतलब ए लिस्ट ए के साथ 4 बार कॉन्कैट हो जाएगी। तो जब किसी भी लिस्ट को उसी के साथ कॉन्कैट करते हैं तो उसको रिपीटेशन के नाम से जाना जाता है। सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के अंदर भी पढ़ाया गया था। तो लिस्ट रिपीटेशंस का मतलब है क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट बाय कंबाइनिंग ए लिस्ट बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स। तो किसी भी लिस्ट को उसी के साथ अगर आप कई बार कंबाइन करना चाहते हैं तो इसको हम रिपीटेशन कहते हैं। तो इसमें आपकी नई लिस्ट बनकर तैयार होती है, एग्जिस्टिंग लिस्ट पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप अपना रिपीट लिखते हैं। कितनी बार आपको रिपीट करना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले रिपीट लिख दो फिर मल्टीप्लाई लिस्ट कर दो, एक ही बात। लिस्ट फंक्शन भी नई लिस्ट क्रिएट करता है।
क्या मतलब है इसका, कोड में समझिए। मान लीजिए मैं कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ li नाम से, लिस्ट फंक्शन कॉल करके। तो जब लिस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें हम कुछ भी ना पास करें, तो ये हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके दे देता है। सर अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी तो मैं ऐसे भी तो बना ही सकता हूँ, जो आपने सबसे पहले पढ़ा है, हमने कहा एम्प्टी लिस्ट बनाने के दोनों तरीके सही है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा इससे बनाओ। इसमें कम लिखना पड़ता है, इसमें लिखना ज्यादा पड़ रहा है, बट ये भी एक तरीका है एम्प्टी लिस्ट बनाने का। लेकिन जब आप लिस्ट फंक्शन से लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका फायदा आप तब ले पाओगे जब आप लिस्ट को रेंज फंक्शन से बनाना चाहते हो। मैं चाहता हूं एक लिस्ट में क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, सबके रोल नंबर असाइन कर दो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100। अब अगर मैं इस काम को जितना अब तक पढ़ाया गया उससे करूं तो कर तो लूंगा ही, मना थोड़ी है, कहां तक लिखूंगा ऐसे में। तो हमें सिखाया जा रहा है कि भाई एक तरीका यह है कि अगर आप लिस्ट फंक्शन से लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप रेंज फंक्शन पास कर सकते हैं, और रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस ही लिस्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। हमने कहा चलो 1 से लेकर 101 तक कर देते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू जनरेट होंगी और वो सारी की सारी लिस्ट में आ जाएंगी। ये अगर एक यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबका रोल नंबर ऐसे जनरेट करवाना है, तो आपको तो जीरो घुमाने हैं बस यहाँ पे। ये लो, अब रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गया तो आउटपुट में पूरा नहीं आ सकता, तो एक बटन में छुपा दिया, बटन पे डबल क्लिक करो, बड़ा आसान हो गया। अब कहाँ तक लिखोगे वैसे यार। चलो समझ में आ गई सर आप क्या कहना चाह रहे हो, छोटे लेवल पर कर दे। तो लिस्ट फंक्शन का ये फायदा है, अगर लिस्ट फंक्शन नहीं होता तो इस काम को लेकर आप बैठे रहते और काफी टाइम लगा देते। लिस्ट फंक्शन से अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग से भी बना सकते हो। जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपने लिख दिया यहाँ पर मान लो पाइथन। अब आपकी रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है, जरूरी नहीं सबकी होगी ऐसी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इस स्ट्रिंग का हर करेक्टर लिस्ट में अलग अलग वैल्यू बन जाए, तो आपको मेहनत नहीं करनी है। अगर मेहनत करोगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, बड़ा टाइम लगेगा लिखने में। पहले पी लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर बाई लिखो, लिख तो लो गई लेकिन बहुत टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी अगर स्ट्रिंग बड़ी हो गई तो आप लिस्ट फंक्शन को सीधे स्ट्रिंग दे दो, बाकी काम उसका। तो किसी भी स्ट्रिंग से लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो लिस्ट फंक्शन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह के और भी आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा जिनसे लिस्ट बनाई जा सकती। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट फंक्शन से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट कवर हो गए, ये वाला रह गया। ये वाला तब समझ में आएगा जब आप लिस्ट में कोई ऐसा ऑपरेशन करो कि उससे नई लिस्ट ना बने, उसी में ही चेंज हो जाए, तो फिर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लिस्ट में अभी 10 12 ऑपरेशन और भी हैं जो रह गए हैं। मंडे को हम लिस्ट को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। चलो फिलहाल आज इतना ही, मंडे को मिलेंगे।